नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमारे साथ एडवोकेट कम एनवायरमेंटलिस्ट एस डी लोढ़ा जी है। आज अरुणाचल के जो एनवायरनमेंट है उससे लेकर कुछ मुद्दा जो है उनसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जो आज का जो डिस्कशन रहेगा, हम शुरुआत करना चाहेंगे। हाल ही में ही एक नेशनल मीडिया में एक पब्लिश हुआ था रिपोर्ट, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सेकेंड लार्जेस्ट डैम बनाने का प्लान किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में से अरुणाचल प्रदेश में, और उसका कॉस्टिंग करीबन 50,000 करोड़ रहेगा, इस तरह का कहना था। और हमने देखा है क्योंकि काफ़ी बार डैम को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर आप एज ए इंडिविजुअल एंड आपके टीम के साथ में आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट के साथ में चर्चा करते हैं। तो अभी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सोच रही है, प्लान कर रही है, तो एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट आपका क्या कहना होगा इस पर? First of all, I would like to make my stand clear. I am not against any developmental activities. Development should be there for the welfare of people. But again, development at the cost of people is bad in every society. हम लोगों को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारा जो अरुणाचल है, ये इसका जो ज्योग्राफिक जो ये है वो अलग एक चीज़ है, और यहाँ का क्लान का सेटअप, यहाँ का इंडिजिनस लोकेलिटी, और ये प्रोटेक्टेड लैंड है। यहाँ पे जिस तरह मेन लैंड में किया जाता है ऐसे नहीं कर सकता है। यहाँ पे पॉकेट में लोग बसे हुए हैं, क्लान का मिट्टी है वो अपना अपना मिट्टी है, स्पेसिफिक लैंड में है। तो अगर इतना बड़ा डैम बनेंगे तो सबसे पहले सरकार को ये सोचना है कि वो जो क्लान है वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ बसेंगे, क्योंकि दूसरे क्लान का पास तो नहीं जा पाएंगे। और ईटानगर में बहुत बड़ा सिटी तो है नहीं, वो लोगों को रिलोकेट भी करेंगे, वो लोग डिस्प्लेस होंगे और वो लोग अपना ज़मीन को खोएंगे, और वो हो गया हमारा लोगों को परेशानी। और हमारा एक परेशानी यही रहेगा कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट अरुणाचल को कहता है, उसका नुकसान बहुत 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 गंभीरता से होंगे, ये हम लोग को समझना ज़रूरी है। और तीसरा है हमारा डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे, क्योंकि 50,000 करोड़ का तो मेरा ख्याल से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होंगे। तो इसमें इतना स्किल और अनस्किल लेबर आएंगे वहाँ में जो काम करने वाला। तो हमारा जो लोकल इंडिजिनस कम्युनिटी है वो जगह में कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, 6,000 या तो 2,000। तो वहाँ से लेबर जो आएंगे वो तो 20-30 हज़ार आएंगे। तो 20-30 हज़ार लेबर तो हमारा लोगों को आउट नंबर कर देंगे ना। तो ये 2-3 जो है जो हमारा खिलाफ है, और इसलिए हम लोग हमेशा एंटी डैम का मूवमेंट करते रहते हैं। और एक महीने पहले ही हमने 1 या 2 महीने पहले हमने सीएम खांडू से इंटरव्यू लिया था रिगार्डिंग एंटी डैम एक्टिविस्ट लोग के बारे में लेकर, क्योंकि हमने भी ये कहा था कि ऑलरेडी अरुणाचल में डैम्स है और पाइपलाइन में भी काफ़ी है, तो उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा होती है। तो उनका एक स्टेटमेंट था कि नहीं, जो भी ये एंटी डैम वो रेस्पेक्ट तो करते हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी, इस तरह के उनका कहना था। तो एज आप भी एक, क्योंकि एंटी डैम में आप भी पार्ट लिए काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह में, तो आपका क्या कहना होगा इस पर? सबसे पहले मैं ये कहूँगा, कंस्पायरेसी तो बिल्कुल भी नहीं हो। हम अपना मातृभूमि का लड़ाई लड़ रहा है, हमारा यहाँ का जनजाति के लिए हमने लड़ रहा है। हम आदिवासी हैं, हमें जंगल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो ये हाइड्रो डैम जो बनेंगे, मैं इसमें भी मेरा अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दूं कि मैं पूरा का पूरा डैम को मैं अपोज नहीं करता हूँ इंडिविजुअली, बिकॉज डेवलपमेंट होना है, हाइड्रो पावर भी होना है, हमारा स्टेट का रेवेन्यू के लिए होना जरूरी है। लेकिन बहुत मैसिव और बहुत बड़ा एक मेगा डैम को तो हम लोग मंजूर नहीं है ना, क्योंकि हमारा यहाँ जो जंगल, मैंने बोला आगे, क्लैन वाइज में जंगल डिवाइडेड है। तो बेचारा वो जो डैम बनेंगे तो कितना डिस्प्लेस होंगे। तो उसको मुहिम को हम लोग सरकार को बताने के लिए कोशिश कर रहा है, तो सरकार फिर हमें कंस्पायरेटर का रूप दे देंगे, तो हम क्या भी बात करेंगे। हम सोचता है कि सरकार हमारा है, अगर वो ऐसे सोच रहा है तो वो गलत है, शायद बोलना भी नहीं चाहिए। उन्होंने जनरल में कहा था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिकली अरुणाचल का जो एंटी डैम एक्टिविस्ट है वो जनरल में उन्होंने कहा था। जनरल में कहने वाला को तो मैं जवाब भी क्यों दूँ, अगर स्पेसिफिक कहूँगा तो मैं जवाब भी दूंगा स्पेसिफिकली। और जैसे अभी आपके तौर से, सीधे तौर से कहना है कि डैम है वो नहीं बनना चाहिए, जो 50,000 करोड़ का जो प्लान कर रहा है। जी, नहीं बनना चाहिए। वो मेगा डैम तो हम लोग बिल्कुल मंजूर नहीं है। माइक्रो डैम बन सकता है जो छोटा छोटा है, वो होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें
लाइट चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, स्टेट को आमदनी होना है, वो होना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल, क्योंकि वो हमें मंजूर नहीं है। और मैं तो जीते जी मैं कभी मंजूर नहीं करूँगा। गवर्नमेंट बना भी देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारा मशीनरी है। वो हमें छिप के, हमें बंदूक का वो बैरल का सामने में रख के बनाएंगे, वो हम मालूम है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सरकार अब भी कोई नहीं है, हमारा बीच में से ही है पेमा कंदू सर, है कि नहीं, यंग है। वो आने वाले पीढ़ी के लिए सोचना चाहिए, आने वाले पीढ़ी में उसका बच्चे भी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि आप दर्शकों को भी देखें थोड़ा, क्योंकि पता तो लगे कि किससे हम बात कर रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल रहेगा रिगार्डिंग नामदफा नेशनल पार्क, जो 1000+ स्क्वायर किलोमीटर से फैला हुआ है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, और काफ़ी फेमस भी है क्योंकि अरुणाचल में 2 ही नेशनल पार्क्स है। तो इसको हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में ही जो कंसर्न मिनिस्टर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के मामा नातुंग जी, उन्होंने विजिट किया था नेशनल पार्क, जहाँ पे इंक्रोचर्स बैठा हुआ है अकॉर्डिंग टू नॉर्म। 7 से 8 विलेजर्स है और 1000+ वहाँ पे इनहेबिट होके बैठे हैं लोग। तो उनको कहा गया था कि टर्म्स रखा गया है कि आप रीलोकेट करें, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, पर फैमिली उन्हें 15 लाख दिया जाएगा टू रीलोकेट। तो उन्होंने कहा था कि इस बार हम अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो कितना हद तक सही रहेगा, सही है, हम जानना चाहेंगे, और आपका क्या राय रहेगा इसको लेकर? मैं नामदफा नेशनल पार्क का बारे में इतना वाकिफ नहीं हूँ। हाँ, मैंने भी देखा सोशल मीडिया में, आपने कवर किया था हमारा यहाँ का जो पर्यावरण मंत्री को। तो मैंने देखा, उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा है, रीलोकेट करेंगे। तो मेरा ख्याल से सरकार को और उनको भी ये समझना जरूरी है, इंक्रोचर 2 प्रकार का होता है। एक है इलिजिबल इंक्रोचर, एक तो है इलीगल इंक्रोचर। इलिजिबल इंक्रोचर और इलीगल इंक्रोचर दोनों अलग अलग विषय है। और हम लोगों को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये लोग इलिजिबल इंक्रोचर है ना इलीगल इंक्रोचर है। एलिजिबल इंक्रोचर उसको कहा जाता है जो फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन है, नोटिफिकेशन से पहले जो लोग वहाँ पे बसे हैं। उसको मेरा ख्याल से वहाँ से रीलोकेट ऐसे जब कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये फॉरेस्ट के लिए बात करना है ना लोगों के लिए बात करता है। हम एक्चुअली रिकन्सिलेशन के लिए बात करता है। जहाँ में फॉरेस्ट का क्षेत्र है उसको लोगों को बसना नहीं चाहिए, और जो लोगों का क्षेत्र है उसको फॉरेस्ट को नहीं देना चाहिए। बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू हार्मोनाइज बिटवीन पीपल एंड द वाइल्ड लाइफ। तो मेरा मकसद है। और इसमें सरकार जो ये कह रहा है कि 15 लाख देंगे, आप यहाँ से चले जाइए, मैं उसको ये टिप्पणी दूंगा, 15 लाख बहुत बड़ा रकम नहीं होता है। 15 लाख को लेके भी वो कहाँ जाए? 15 लाख से एक प्लॉट लैंड भी नहीं मिलेंगे आजकल, है कि नहीं? तो सरकार को मैं वहाँ का नोटिफिकेशन को मैं एक बार देखना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सक्लूडेड विलेज भी होंगे, जो एक्सक्लूडेड विलेज है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो भी रिजर्व फॉरेस्ट होता है, जब वो नोटिफाइड होता है तो उसमें ऑलरेडी एक विलेज बसा होता है, उसको एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे ईटानगर में भी आप देख सकता है, बहुत सा बस्ती है जो एक्सक्लूड है। तो वहाँ का लोग अगर रीलोकेट करेंगे तो सरकार का कदम तो ठीक है, लेकिन रीलोकेट का पैसा ऑलरेडी आके है, उसको हम नहीं समझा है। क्योंकि पैसा पहले कैसे आएगा? पहले तो वो लोगों को समझाए, लोगों को तो एटलीस्ट बताए कि आपको यहाँ से आपको हम लोग यहाँ से भेज रहा है। तो उसको पूछे भी ना, पैसा पहले मंगा दिया, ये क्या माजरा है? हम तो पता नहीं है, वो आप सरकार से ही जान पाएंगे।
हम्म। और जैसे अभी जैसे काफ़ी लोग देख रहे होंगे, क्योंकि हमने भी देखा और इनिशिएटिव आपके तरफ से लिया गया था रिगार्डिंग ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर, जिसको लेकर सिर्फ लोगों के बीच में ही चर्चा नहीं हुआ था, गवर्नमेंट ने भी चर्चा किया था, असेंबली में चर्चा हुआ था, और डिफॉरेस्टेशन को लेकर भी बात हुआ, डिफॉरेस्ट करने का बात हुआ था। तो इसको किस तरह का सोचा जा रहा है, क्योंकि एक और इतना कॉर्नर्ड एरिया में नामदफा में करीबन 1000 लोगों को रिलोकेट करने का बात कर रहा है, वेरेज कैपिटल कॉम्प्लेक्स ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पड़ता है। तो इस पे आपका क्या टिप्पणी रहेगा, क्या राय रहेगा? वही सबसे बड़ा एक ये जोक्स जैसे ही हो गया कि आपने कुछ पार्क को बचाने के लिए तो आपने बहुत सक्षम है, लेकिन हमारा राजधानी में ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका आज ना बाउंड्री का पता है ना यहाँ का जंगली जानवर का। खैर अभी भी लेट नहीं हुआ है, हम लोग बचा सकता है, क्योंकि ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया बहुत बड़ा है, न्योर से लेकर पोमा तक है, और जितना भी राइट लेफ्ट बैंक सिंकी नदी का, तो अभी तो बहुत सा क्षेत्र में ह्यूमन सेटलमेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत जंगल अभी भी ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ है उसको बचाने का प्रक्रिया भी आपने शुरू नहीं किया, और आपने सेटलमेंट दे दिया, क्योंकि सेटलमेंट एक्चुअली लोग नहीं किया ना, लोगों को सेटलमेंट करवाया गया है। क्यों? क्योंकि लैंड अलॉटमेंट कौन देता है? हमारा सरकार। रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता है? हमारा सरकार। तो अब सरकार अगर रेवेन्यू कलेक्ट करता है तो इसका मतलब अब बसने दे रहा है, इसका मतलब इलीगल आपका तरफ से हुआ है, सरकार लोगों का तरफ से नहीं हुआ। अगर लैंड अलॉटमेंट देता है तो लोग बैठेंगे, और आपने ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कदम उठाया ही नहीं। तो मैं सोचता हूं कि अगर रीलोकेशन का प्रक्रिया आपको अगर अरुणाचल में शुरू ही करना चाहता है तो आप ईटानगर से शुरू करने से ठीक रहेगा, है कि नहीं? यहाँ में तो सरकार खुद भी इंक्रोचर है, तो बेचारा वो इतना दूर दराज का जो आदिवासी है जो कुछ नहीं जानता है, अब उसको अभी फॉरेस्ट का कानून पढ़ा रहा है। ये तो मेरा ख्याल से ये बहुत आपत्तिजनक होंगे। आप अगर कुछ भी अगर फॉरेस्ट का आपका रिजर्व एरिया नोटिफाइड एरिया को बचाना चाहता है तो कैपिटल से शुरू कीजिए। और अगर हम बात करें कैपिटल की, तो आई गेस लोग भी जानते हैं कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन तो सिविल सेक्रेटरीट ही है। तो ये तो था रिगार्डिंग जो नामदफा नेशनल पार्क और ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर। और एक मुद्दा जो है, काफ़ी सालों से आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, आई गेस आपका पहला मुद्दा ही वहीं से शुरू हुआ था, एनवायरनमेंट एज ए एनवायरमेंटलिस्ट जो रिवर को लेकर। तो हम जानना चाहेंगे एज ऑफ नाउ, क्योंकि हमने सुना था कि आप और चीज़ें लेके आ रहे हैं रिगार्डिंग ये रिवर को लेकर, क्लीननेस को लेकर। तो अभी एज ऑफ नाउ क्या क्या और आप इनिशिएटिव लेने वाले हैं रिवर क्लीननेस को लेकर स्पेशली? मैं रिवर के लिए तो मैंने ईटानगर में बैठ के, और ईटानगर स्पेशली ईटानगर का स्ट्रीम्स और नदी को बचाने के लिए तो मैंने बहुत सा एक मुहिम छेड़ा है। सरकार को भी इतना चिट्ठियाँ लिखी है, शायद हम गिनती भी नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में मैंने सोचा कि नहीं, सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है तो सरकार को थोड़ा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से ही आने देंगे। तो मैंने एनजीटी कोलकाता में मैंने इसका केस किया हुआ है, और ये सब जुडिस मैटर है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं देंगे। लेकिन भी मैं अभी सरकार को तो मैंने इतना बार बात किया, सरकार का पास में यहाँ का स्ट्रीम्स का डिटेल भी नहीं है, और सरकार का पास में ये डिटेल भी नहीं है कि यहाँ का नदी और नाला कौन सा नाला नदी जो सूख रहा है। सरकार को इतना भी पता नहीं कि कौन सा नदी पोल्यूट है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही करके देता हूँ। तो मैंने यहाँ का गूगल से मैंने यहाँ का स्ट्रीम्स का और यहाँ का ड्रेनेज का मैप को मैंने निकल के मैंने अभी रिसर्च शुरू किया है। एंड आई हैव आइडेंटिफाई 5-6 स्ट्रीम्स विच हैज़ ऑलरेडी बीन डिप्लीटेड, और सम आर ऑन वर्ज ऑफ डिप्लीशन, और कुछ लोग हैं जो अभी पोल्यूट हो चुका है। नाउ मैं सोचता हूँ कि इसको रिसर्च करके जो ठीक से अच्छा से करके देन आई विल राइट अ लेटर टू द गवर्नमेंट अगेन। इसका बाद में जो अगर कुछ बनता है तो उस वे में मैं जाऊँगा। तो ये था रिगार्डिंग एनवायरनमेंट को लेकर, और एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड भी है और काफ़ी चीज़ों से भी रिलेटेड है एक वर्ड जो अनलॉफुल एक्ट, जो आए दिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से सुनते हैं, एडवोकेट से सुनते हैं, पुलिस पर्सन से सुनते हैं, लेकिन एग्जैक्टली किसे कहा जाता है? क्योंकि जितना मुझे पता है, जैसे प्रोटेस्ट में तो दिया जाता है अनलॉफुल एक्ट, एंड देन
अभी जैसे अगर हम बात करें स्पेशली ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स की, तो इलीगल आर्ट कटिंग भी अनलॉफुल एक्ट के अंदर आता है। इवन लाइक क्वार्टर एनक्रोचमेंट भी अनलॉफुल एक्ट के अंदर आता है। लेकिन कभी भी हमें इन अ प्रॉपर वे जो एक्ट है उसे इम्प्लीमेंट किया जा हुआ नहीं देखा। तो हम आपसे और जानना चाहेंगे एग्जैक्टली अनलॉफुल एक्ट क्या होता है और कौन कौन सा सेक्शंस लगता है और कौन कौन सा एक्ट जो अनलॉफुल होता है। इसको अगर सिंपल वे में अगर मैं डिफाइन करूँगा, एनी एक्ट विच इज़ नॉट लॉफुल इज़ अनलॉफुल। इसका मतलब जो है, जो भी अगर हम लोगों को नहीं करना चाहिए, कानून का तरफ से बोला गया है कि वो चीज़ को नहीं करना है, वो अनलॉफुल है। तो वो अनलॉफुल में तो बहुत सा चीज़ आएंगे। जैसे कि मैंने गया वहाँ पे, हम पढ़ा देखा, तो वहाँ पे हम शौक हो गया, क्योंकि ये अनलॉफुल एक्ट जो है, सरकार हमेशा इसको किसी के खिलाफ यूज़ किया जाता है। कोई अगर वॉइस उठाता है उसको अनलॉफुल एक्ट लगाया जाता है। और अगर कोई बैन कॉल करता है, कोई स्ट्राइक में उतरता है, हाँ, और मैंने लॉ एंड ऑर्डर का एक ब्यौरा दे के उसको लगा दिया जाता है और उसको जेल में बंद किया जाता है। बीते पलों में आपने देखा होगा, वो जो ये क्या योबिन ट्राइब का किसी को अंदर किया, फिर सुमा का लोगों को अंदर किया और बहुत सारे लोगों को अंदर किया इस एक में। लेकिन मैं अभी तक इसलिए सरप्राइज हूँ, इलीगल आर्ट कटिंग करने वाला को किस लिए ये अनलॉफुल एक्ट में इन्वोक नहीं किया जाता है, किस लिए वहाँ बुक नहीं किया जाता है। और जो जो क्वार्टर इंक्रोचर है उसको किस लिए अनलॉफुल एक्ट में इसको बुक नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट का कमजोरी है, सरकार का। उसको करना चाहिए। अनलॉफुल एक्ट मीन्स क्या है, जो कोई भी एक्ट जो इलीगल है वो अनलॉफुल एक्ट है। तो उसको हमारा सरकार जो है हमेशा किसी को सिर्फ यूज़ करने में तुला हुआ है। अगर आप असली का अगर अनलॉफुल एक्ट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता है, तो ये लोगों को करो जो सरकार का प्रॉपर्टी को जो छीन के घूमता है, प्रॉपर्टी जो ग्रैबिंग जो करता है, प्रॉपर्टी ग्रेबर ऑल्सो शुड बी बुक अंडर दिस एक्ट। तो ये तो नहीं करता है। अभी जैसे कि इलीगल आर्ट कटिंग से किसी का मौत हो गया, तो इलीगल आर्ट कटिंग करने वाला का जिम्मेदार है ना, तो उसको अनलॉफुल एक्ट में बुक कीजिए। अगर मान के चलो अभी हाईवे का सामने काट के पूरा हाईवे को खत्म किया जा रहा है, ड्रेन को पूरा खत्म किया जा रहा है, पूरा ऑयल डेब्रिस स्लिप होके आ जा रहा है, उसको तो आपने अनलॉफुल एक्ट में कभी बुक नहीं किया। शायद हमारा प्रशासन ये एक्ट को डिटेल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हम तो पता नहीं है, या तो कुछ और समझ बेता होगा कि ये स्ट्राइक बैन कॉलर कोई है। ये गलत होगा अगर ऐसे समझने से। अगर इफेक्टिवली उसको यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट कीजिए, मेरा तरफ से यही दरखास्त रहेंगे। और एस डी जी, लास्ट में आखिर में आपसे हम, क्योंकि आप काफ़ी, हम देखते हैं कि आपका जो अपना पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट उसमें भी काफ़ी आप अपील करते हैं, बातें रखते हैं, तो हम आपसे आखिर में काइंड ऑफ लाइक मैसेज या फिर अपील चाहेंगे, जो भी ये दर्शक देखेंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश वन ऑफ द डेंस फॉरेस्ट में कहा जाता है पूरे इंडिया में। लेकिन अगर देखा जाए समय के साथ में काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, नदियाँ सूखती जा रही है। और तो ये सब चीज़ को लेकर अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें लोगों को कि किस तरीके से हम अभी भी एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। एक नागरिक होने के नाते अपील करता हूँ। है तो यहाँ में एक विभाग है जो वन विभाग है, पेड़ पौधा को बचाने का, जंगली जानवर को बचाने के लिए तो एक विभाग है, बहुत बड़ा विभाग है, और उसमें बहुत सा मशीनरी भी है। वो लोगों को हमेशा सामने आके ये बातें रखना चाहिए कि हमारा जो अरुणाचल एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, इसको हम लोग कैसे बनाए रखना चाहिए, हमारा लिए नहीं, हमारा आने वाले पीढ़ी के लिए। तो मैं नागरिक होने के नाते मैं ये एक अपील करूँगा कि लोगों को कहीं भी रहे, पर्यावरण का साथ में मिल के रहे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक अपना आपको एक इस्टेब्लिश कर ले। अब पहाड़ को, पेड़ को, पौधा को नष्ट करके कुछ नहीं मिलेंगे। आखिर में हमको चाहिए ऑक्सीजन और पानी, जो इंसान का जीने के लिए सबसे बड़ा रोल करता है। वो चीज़ को नुकसान करने के लिए नहीं सोचना है। और ये बस्ती में ये नष्ट नहीं हो रहा है, ये नष्ट हो रहा है तो हमारा जैसे शहर है ईटानगर कैपिटल सिटी, यहाँ नष्ट हो रहा है। यहाँ लोग नदी का ऊपर में घर बनाया जा रहा है, नाला का ऊपर में घर बनाया जा रहा है, नदी और नाला को पोल्यूट किया जा रहा है। ये सब नहीं करना चाहिए। हम इंसान, स्पेशली आदिवासी लोग, जंगल का साथ जी के आया, हमारा जंगल का साथ बहुत बड़ा अटैचमेंट है। तो हम कहने को तो ये एसटी बोलता है, शेड्यूल ट्राइब मीन्स क्या है, आदिवासी। तो आदिवासी है तो आदिवासी का मतलब वो नहीं ना कि जंगल पहाड़ को नष्ट करेगा।
आदिवासी तो उसको कहा जाता है कि जो जंगल पहाड़ का साथ में मिलके जीता है। पहले में हम लोग वनवासी था, कुछ समय का बाद हम आदिवासी हो गए। पहले तो हम वनवासी थे, हम वन जंगल में रहते थे। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ईटानगर में जिस प्रकार से आर्ट कटिंग हुआ किया जा रहा है, इसको प्रशासन का तरफ से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। हमारा यहाँ प्रशासन भी आगे नहीं आता है, ऐसे देखते रह जाता है। तो प्रशासन का तरफ से सिर्फ नहीं, यहाँ का लोगों को भी थोड़ा सा अवेयरनेस होना जरूरी है। अभी जैसे कि लैंडस्लाइड में बहुत लोगों का मौत हो गया, ऐसे हमको भी सुनाई दिया है। ये बहुत बड़ा एक खतरा है और आने वाले दिनों में ईटानगर में बहुत बड़ा नेचुरल कैलमिटीज होने का संभावना भी है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो मैं तो सोचता हूँ कि सरकार सिर्फ क्यों, हमें भी आगे आना चाहिए। आगे आके हम भी एनवायरनमेंट का प्रति प्यार जताना चाहिए, एनवायरनमेंट का प्रति हम भी कुछ रोल प्ले करना चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ी हमें कहे कि हाँ, मेरा जो पूर्वज है उन्होंने मेरे लिए कुछ तो बचा के रखा है कि नहीं। इतना ही मैं अपील करूंगा।